अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और उसका हमारे पास जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर बोर्ड में आ जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हमने देखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आयोनाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है, मतलब कंप्लीट डिटेल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी ये जो वर्ड है इसको समझ लेंगे, इस वर्ड के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है। आयोनाइजेशन को हम समझते हैं सबसे पहले कि क्या मतलब है। आयन हम कहते हैं कि अगर किसी भी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या फिर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो चार्ज आने पर वो एटम नहीं कहलाता, वो आयन बन जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा कहते हैं ना कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी भी किस्म का चार्ज अगर उसके ऊपर आए तो वो आयन बन जाता है। अब आयन के बनने का जो तरीका है, यानी कि वो प्रोसेस, वो मेथड जिसके ज़रिए से आयन्स बनेंगे उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको समझते हैं कि ये आयोनाइजेशन कैसे होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है। जी देखें जी, एक एटम है, समझ लें आपके ये सोडियम का एटम है। ठीक है, सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, कितने? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसके फर्स्ट शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है और मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और ये कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और इसको रिमूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका ये जो ऑक्टेट रूल है, इस ऑक्टेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना लाजमी है। अब अगर इसके आप देखें कि वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। तो 7 को गेन करना मुश्किल होता है, 1 को रिमूव करना आसान है। तो ये इसको रिमूव कर देगा। जैसे ही रिमूव करेगा ये वाला शेल हो जाएगा ख़त्म और अंदर वाले शेल में 8 पूरे हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो एक अलग से बात है, हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलना है, इसको इसने रिमूव करना है। तो अब रिमूव करने के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उसी टाइम रिमूव होता है जब वो एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, गेन करने के बाद वो रिमूव हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इसको मिल जाती है जी एनर्जी। ये इसको एनर्जी मिल गई, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन था उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर थी उसको हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें, इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कह रहे हैं? इस एनर्जी को जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हुई और ये रिमूव हो गया तो ये शेल हो गया सारा का सारा ख़त्म। ठीक है, ये समझ लें शेल ख़त्म हो गया और ये जो एटम था ये स्टेबल हो गया। वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल कंप्लीट और ये स्टेबल हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। तो हम 1 नहीं लिखते, सिर्फ प्लस लिख देते हैं। अब ये पॉजिटिव आयन बन गया, कैटायन बन गया। ठीक है, तो अब देखें, अब पॉजिटिव चार्ज आया 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर, ये एक आयन बन गया। आयन बना कैसे है? इस एनर्जी की वजह से। और पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आयन बनने के प्रोसेस को, उसके मेथड को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो इस आयोनाइजेशन के लिए इस एनर्जी को हमने गेन किया था। ठीक है, इस एनर्जी की वजह से ये आयोनाइजेशन हुई है, इसलिए हम इस एनर्जी को कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप कहते हैं जी हमारे पास सबसे पहले इसकी शराइत क्या है कि आपके पास जी हम कहते हैं आइसोलेटेड एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब कि एक एटम होना चाहिए, सिंगल एटम होना चाहिए। उसके बाद ये गैसियस होना चाहिए, गैसियस फेज में होगा तो ये काम होना है। ये दोनों शराइत इसकी कंप्लीट होना लाजमी है। ये आप समझ लें कि इसके लिए आयोनाइजेशन के लिए ये 2 शराइत हैं। सबसे पहले वो आइसोलेटेड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, उसके साथ किसी की बॉन्डिंग ना हुई भी हो। दूसरा ये कि वो गैसियस फेज में होना चाहिए, ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो, गैस फेज में हो। उस टाइम पर वैलेंस शेल में, सबसे आखिरी वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स। हमने क्योंकि पिछले भी जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसके ट्रेंड्स देखे हैं, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, नीचे की तरफ को आते हैं तो एटॉमिक साइज होता है इंक्रीज़। ठीक है, और अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज होता है डिक्रीज़।
कम हो जाता है। अब इसकी क्या रीज़न है, ये हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों कम हो रहा है और ये क्यों बढ़ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अगर वैलेंस साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डिस्टेंस कम है। अब बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, वैलेंस शेल में मौजूद है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एटॉमिक साइज़ बढ़ने से हो गई है कम। ठीक है, ये हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी, सॉरी, ये जो पिछला टॉपिक हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था उसमें भी देखा था। अच्छा जी, अब ये वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई है कम। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ये लूजली बॉन्डेड हो जाता है। लूजली बॉन्डेड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई, उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो चार्ज आ रहा है, जो फोर्स आ रही है वो कम होने की वजह से हम इसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो इसको रिक्वायर होती है बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम होती है। ठीक है, और हमने डेफिनेशन के अंदर क्या पढ़ा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होगी ना इसको बाहर निकालने के लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं जी कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमें कम चाहिए होती है। तो आप क्या कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम हो जाती है डिक्रीज़। ठीक है, और अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो एटॉमिक साइज़ क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो आप जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी वैल्यू हो जाती है इंक्रीज़। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर एक बात आती है जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। ये दोनों क्या चीज़ हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा कि सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको हमने कहा जी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप मैग्नीशियम देख लें, सेकंड ग्रुप में आ जाएं आप, सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में हो गए 8 एंड जो थर्ड शेल है वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये मैं 2 इधर ही बना लेता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये क्या करना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, इस एनर्जी को आप कहोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद ये सेकंड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको आप कहोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी है तो उसको रिमूव करने के लिए वो कहलाएगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हम वहाँ तक पहुँचते नहीं है क्योंकि वो आपको फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालना। अभी हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पर रहते हैं। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो इसकी एनर्जी जो होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो थोड़ी सी मतलब कि समझ लेंगे कम है। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को आप निकालने लगोगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए। वो किस लिए? क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, दूसरा ये कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो भी अब इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को मिल रही होगी। मतलब कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ज़्यादा हो गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। इसलिए हम कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सोडियम की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है। सोडियम का जो आप क्योंकि उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है एब्जॉर्ब होती है और पहला इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो आई थिंक 496 किलो जॉल पर मोल उसकी एनर्जी होती है उसको रिमूव करने के लिए। ये था जी आपका ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।